हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट 19 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 1 से 18 तक प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम 19वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि परीक्षा आज के दिन 5 तारीख को और 11 तारीख को और 12 तारीख को है। 3 पालियों में परीक्षा है। तो आप लोग परीक्षा में जाने से पहले इस सेट को ज़रूर देखकर जाएं। यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 19 का प्रश्न नंबर 1 से। एक नर्स तरल इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के मरीज की देखभाल कर रही है। उसने देखा कि आईवी कैनुला के आसपास लालिमा है। छूने के बाद उसे पता चला कि कोमलता है और आईवी प्रवाह भी कम हो गया है। तो निम्नलिखित स्थिति एवं क्रिया की सही व्याख्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थिति और सामान्य है, मरीज को फ्लेबिटिस है, आईवी प्रवाह को रोकें, कैनुला को हटा दें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है शिशु सीपीआर के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात क्या है? शिशु सीपीआर के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर है 30:2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों में बुखार के दौरे के बारे में एक के अतिरिक्त सभी सत्य हैं। तो किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कम उम्र कोई बड़ा जोखिम का कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है यह सभी सत्य हैं। आगे देखेंगे, मूल्यांकन के दौरान एक मरीज में हाइपोकैलेमिया पाया गया है। इसके प्रबंधन के लिए नियुक्त नर्स ने निम्न में से कौन सी कार्यवाही नहीं की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र अंतःशिरा जलसेक। अगला हो जाएगा, एक मरीज छत से गिर गया है, रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह है, ऐसे मामलों में आपातकालीन कार्यवाही शामिल है। जबड़ा को जोर से धक्का देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मरीज छत से गिर गया है, रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह है, ऐसे मामलों में आपातकालीन कार्यवाही है जबड़ा को जोर से धक्का देना। अगला है रोगी को खून चढ़ाया जा रहा है और अचानक मरीज में खून चढ़ाने की विपरीत प्रतिक्रिया दिखाई देती है। प्राथमिक नर्सिंग कार्यवाही क्या होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलसेक बंद करें। आगे देखेंगे, जले हुए रोगियों को निम्न में से किस जोखिम को रोकने के लिए आइसोटोनिक तरल पदार्थ दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोवोलेमिया। जले हुए रोगियों को हाइपोवोलेमिया के जोखिम से रोकने के लिए आइसोटोनिक तरल पदार्थ दिया जाता है। बिना कफ वाले बच्चों के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब फार्मूला कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन होगा, आयु वर्ष में बटे 4+4। अगला है ईसीजी में मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट निम्नलिखित निष्कर्ष प्रदान करता है। तो एसटी खंड में बदलाव और क्यूआरएस में जटिल परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जब रोगी MAOI पर हो तो निम्नलिखित में से किस भोजन से परहेज करना चाहिए?
तो टायरामाइन युक्त भोजन से परहेज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। डॉक्टर मरीज को अस्थमा के इलाज के लिए इंहेल बेक्लोमिथासोन और इंहेल एब्लियोटेरॉल लेने की सलाह देते हैं। तो एक नर्स के रूप में आप मरीज को दवाएं ठीक से लेना कैसे सिखाएंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एब्ल्यूटेरॉल पहले, फिर 5 मिनट बाद इसको बोलेंगे बेक्लोमिथासोन लेने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक नर्स ने अभी अभी एनजी ट्यूब डालने की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। एनजी ट्यूब प्लेसमेंट की पुष्टि के लिए सबसे सटीक तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एक्सरे। एनजी ट्यूब डालने की पुष्टि के लिए सबसे सटीक तरीका क्या होगा? एक्सरे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। पूर्ण पृष्ठभाग और एक हाथ के जलने के प्रतिशत की गणना करें। तो कितना हो जाएगा इसका? 27%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा पेरिटोनिटिस। पेरिटोनिटिस परफोरेशन के दौरान लेप्रोटोमी सर्जरी की जाती है। सेंट्रल लाइन को क्रियान्वित किया जाता है। इस मामले में सेंट्रल लाइन क्रियान्वयन का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सीवीपी मापन। ब्लैक लंग रोग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है कोयले की धूल के कारण ब्लैक लंग रोग होता है। नीचे दी गई आकृति को पहचाने। तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेगेल की श्रोणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मास्टेक्टोमी के बाद स्कैपुला की विंगिंग किस तंत्रिका की क्षति के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंबी वक्षीय तंत्रिका के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। रक्तचाप की नियमित निगरानी किस स्तर की रोकथाम के अंतर्गत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक स्तर के रोकथाम के अंतर्गत है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण की स्थिति का आकलन करती है। उम्र के अनुसार वजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक ऊष्मा संवेदी टीका है। सर्वाधिक ऊष्मा संवेदी टीका कौन सा होगा? तो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी वैक्सीन जो फ्रीज की जा सकती है फिर भी अपनी क्षमता नहीं खोती, तो वह एमएमआर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निष्क्रिय पूर्ण विषाणु टीका कौन सा है? तो कोवैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से एक को छोड़कर सभी रोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, वह कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्लेग। निम्नलिखित में से कौन सर्जिकल सुरक्षा चेकलिस्ट में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परामर्श जो है यह सर्जिकल सुरक्षा चेकलिस्ट में शामिल नहीं है। आगे देखेंगे। प्रयुक्त सुइयों को फेंक दिया जाता है। प्रयुक्त सुइयों को फेंक दिया जाता है सफेद पंचर प्रूफ कंटेनर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। रेट फ्लाई निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
म्यूराइन टाइफस का कारण है रेड फ्लाई। मलेरिया के लार्वा को नष्ट करने का प्रभावी तरीका है। मलेरिया के लार्वा को नष्ट करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? तो गैम्बॉस मछली का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इंट्रामस्क्यूलर प्रबंधन के दौरान कटिस्न्यास्वल तंत्रिका चोटिल नहीं हो, इसके लिए मांसपेशी के उपयोग से बचना चाहिए। किस मांसपेशी के उपयोग से बचना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोर्सोग्लूटियल मांसपेशी। एक माह के लिए एक आयरन की गोली में मूल आयरन की मात्रा कितनी होती है? 60 मिलीग्राम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे में नाड़ी का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? एपिकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से स्तनपान के लिए बच्चों को पकड़ने की उचित विधि कौन सी है? तो पूरे शरीर को सहारा देते हुए बच्चों को पकड़ें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइए। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा आपका अच्छे से जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर अवशोषित सिवनी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर अवशोषित सिवनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है यह एक गैर अवशोषित सिवनी है। 24 घंटे में सामान्य मूत्र उत्सर्जन कितना होगा? तो 1.5 लीटर सामान्य मूत्र उत्सर्जन 24 घंटे में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्स को हेपेटाइटिस बी संक्रमित सुई चुभ गई थी। प्राथमिक नर्सिंग कार्रवाई क्या होगा? चुभने वाले स्थान को साबुन और पानी से धोएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फैटी डायरिया का सामान्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन फैटी डायरिया का सामान्य कारण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीलियक रोग। एंजाइना के साथ भर्ती किए गए मरीज को नाइट्रोग्लिसरीन लेने का सुझाव दिया जाता है। मरीज को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि दवा को भूरे रंग की बोतल में छोड़ दें। एंजाइना के साथ भर्ती किए गए मरीज को नाइट्रोग्लिसरीन लेने का सुझाव दिया जाता है। मरीज को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि दवा को भूरे रंग की बोतल में छोड़ दें। अगला प्रश्न हो जाएगा, लीवर बायोप्सी का अंतर्विरोध है। लीवर बायोप्सी का अंतर्विरोध है सक्रिय आंशिक थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग समय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मासिक धर्म चक्र में किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। परिश्रवण विधि के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही न्यूमोथोरैक्स का सुझाव देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीने में दाहिनी और सांसों की ध्वनि का अभाव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। परिश्रवण विधि के आधार पर सीने में दाहिनी और सांसों की ध्वनि का अभाव जो है यह न्यूमोथोरैक्स का सुझाव देता है। बच्चों में अस्थि मज्जा स्पृहा है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक शिखा में बच्चों में अस्थि मज्जा स्पृहा है। अगला होगा, बच्चा किस समय अवधि में लिंग पहचान के बारे में सीखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
नीचे दी गई आकृति में मास्क की सही स्थिति पहचानें। इसमें मास्क की सही स्थिति कौन सी है उसको पहचानना है। तो पहला जो ए नंबर है ये वाला इसका सही स्थिति है। ये इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है बी में और इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। ए नंबर जो है यह सही स्थिति है। अगला प्रश्न है थायरॉयडेक्टोमी के बाद होने वाली कार्पोपेडल ऐंठन निम्न में से किस कारण से होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोकैल्सीमिया के कारण होती है। आगे देखेंगे, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप अधिकतर निम्न कारणों से होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जल प्रतिधारण के कारण होता है। एक के अतिरिक्त निम्न में से सभी उच्च रक्तचाप रोधी दवाएं हैं जो स्तनपान कराने वाली माताओं को दी जाती है। वह एक है, वह कौन सा है? लोर्साटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रोगी हेपरिन पर है। हेपरिन देने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो एपीटीटी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में शिशु मृत्यु दर का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय कम वजन का होना। अगला हो जाएगा, जन्म के 24 घंटे के अंदर मेकोनियम पास नहीं होना इंगित करता है। हर्शस्प्रंग रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चित्र में दिखाए गए प्रवेशनी कैनुला का आकार कितने गॉज का है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18 गॉज का है। आगे देखेंगे, ट्रॉसेउ के चिन्ह के लिए सही कथन चुनें। ट्रॉसेउ के चिन्ह के लिए सही कथन चुनें। तो इसमें सही कथन है, इस्केमिया रक्तचाप कफ को फुलाकर कार्पल ऐंठन उत्पन्न करता है। यह हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कपकपी, कठोरता, ब्रैडीकिनेसिया और हाइपोकिनेसिया यह सब गलत है। चेहरे की नस को थपथपाने पर चेहरे की मांसपेशियों को फड़कना यह भी गलत है। जोड़ों में दर्द, सूजन, लालिमा और सूजन के अचानक और गंभीर आघात यह भी गलत है। सही कौन सा है? इस्केमिया रक्तचाप कफ को फुलाकर कार्पल ऐंठन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट और संतुलन डिगॉक्सिन विषाक्तता से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपोकैलिमिया। अगला प्रश्न है, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन के लिए एनजी ट्यूब की लंबाई को निम्न से मापा जाना चाहिए। तो नाक से कान के ट्रेगस तक और नाक से उरोस्थि तक मापा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात की बुनियादी देखभाल और पुनर्जीवन में प्रशिक्षित करना है, तो वह नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, नेत्र गोलक और पलकों सहित कक्षा की संपूर्ण सामग्री को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना है। तो एक्सटेंडरेशन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन छोटी आंत में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीकम जो है यह छोटी आंत में शामिल नहीं है। बाकी जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम छोटी आंत में शामिल है। आगे देखेंगे,
वेंटिलेटेड रोगियों की सक्शन अवधि क्या होनी चाहिए? वेंटिलेटेड रोगियों की सक्शन अवधि क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 5 से 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेसेटेरिक रिफ्लेक्स का केंद्रक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ट्राइजेमिनल तंत्रिका को मेसेनस्फेरिक केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नर्स एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस से पीड़ित एक नवजात की मां को समझाती है कि वह किसकी क्षति को रोकने के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आवश्यक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क की क्षति को रोकने के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गैलेक्टोसीमिया में नवजात शिशु को निम्नलिखित में से क्या नहीं देना चाहिए? तो दूध नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गैलेक्टोसीमिया में नवजात शिशु को दूध नहीं देना चाहिए। अगला है जेड ट्रेक इंट्रामस्कुलर तकनीक का उपयोग किस प्रकार की दवा देने में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गहरे रंग की दवा देने में जेड ट्रेक इंट्रामस्कुलर तकनीक का उपयोग किया जाता है। आंतरिक कान किससे संबंधित होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी श्रवण व संतुलन से आंतरिक कान संबंधित होते हैं। आगे है शिशु को आईएम इंजेक्शन देते समय प्रभारी नर्स को किस साइट का उपयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पार्श्व वृद्धिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा थैलेसीमिया मेजर में देखी जाने वाली दीर्घकालिक जटिलताएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त वर्णकता। थैलेसीमिया मेजर में देखी जाने वाली दीर्घकालिक जटिलताएं हैं रक्त वर्णकता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे अतिशय धड़कन टैकीकार्डिया क्या है? अतिशय धड़कन टैकीकार्डिया क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हृदय की तेज दर। पेरिफेरल न्यूराइटिस होने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त सभी। दीर्घ मद्यपान, डिप्थीरिया, विटामिन बी की कमी, यह पेरिफेरल न्यूराइटिस का यह सभी कारण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा किस स्थिति में नाड़ी की गति दर पूर्णतः अनियमित होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में नाड़ी की गति दर पूर्णतः अनियमित होती है। अगला प्रश्न है वह हेपेटाइटिस जो केवल यकृत कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है, तो वह कौन सा हेपेटाइटिस है? तो हेपेटाइटिस ए जो होता है यह केवल यकृत कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार ग्रंथियों में पीड़ा युक्त वृद्धि व सूजन होना क्या कहलाता है? तो पेरिटाइटिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह पोलियो जिसमें क्रेनियल तंत्रिकाएं पूरी तरह से प्रभावित होती है। वह पोलियो जिसमें क्रेनियल तंत्रिकाएं पूरी तरीके से प्रभावित होती है, तो ये कौन सा तंत्रिका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वब्बर फार्म पोलियो। वब्बर फार्म पोलियो में क्रेनियल तंत्रिकाएं पूरी तरीके से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से छोटी माता चिकन पॉक्स रोग का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है हर्पीज वायरस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटी माता चिकन पॉक्स के रोग का कारण है हर्पीज वायरस। ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा निम्न में से कौन सी परीक्षण रिपोर्ट ऑस्टियोमाइलाइटिस की जांच में सहायक है?
तो ESR जो है यह ऑस्टियोमाइलिटिस की जांच में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के बुद्धि विकास को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक स्तर जो है यह बच्चे के बुद्धि विकास को प्रभावित करता है। अगला हो जाएगा, दूध अंडे में वसा का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य वसा। भोजन को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज प्रक्रिया से, डिहाइड्रेशन प्रक्रिया से, स्मोकिंग प्रक्रिया से। यह तीनों तरीके से भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को बार बार लगता है कि उसने इस वस्तु या स्थान को पहले भी कभी देखा है। तो यह कौन सा बीमारी है? डेजा वू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को बार बार लगता है कि उसने इस वस्तु या स्थान को पहले भी कभी देखा है, तो उसे डेजा वू बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियों में से स्थिर हड्डियां कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ज़ाइगोमेटिक हड्डी, मैक्सिला, बोमर, यह सभी जो है यह चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियों में से स्थिर हड्डी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो एमाइलेज एंजाइम जो है यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, टीबी इन्फ्यूजन के दौरान शरीर के किस भाग को स्थिर रखने के लिए किस प्रकार के स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, लेसिक्स या फ्रुसेमाइड है। लेसिक्स या फ्रुसेमाइड कौन सा होगा? लूप मूत्रवर्धक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणुओं से हुए संक्रमण के कारण कौन सा शॉक होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। अगला है, मूत्र मार्ग में संक्रमण को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग में संक्रमण को क्या कहते हैं? तो यूरेथ्राइटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड हार्मोन के बनाने हेतु कौन से पदार्थ की जरूरत होती है? तो आयोडीन की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से स्कैबीज बीमारी का क्या कारण है? निम्नलिखित में से स्कैबीज बीमारी का क्या कारण है? तो साइकोलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कैबीज बीमारी का कारण है साइकोलिस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से कैंसर का संबंध अधिक वसा के सेवन से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर जो होता है इसमें अधिक वसा के सेवन से कोलोन कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान योनि मार्ग जांच करते समय उपयोग सीमा चिन्ह है। प्रसव के दौरान योनि मार्ग जांच करते समय उपयोग सीमा चिन्ह कौन सा है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्कियम का स्वाइन। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी रोगी में बार बार विषाद की भावना का उत्पन्न होना किस रोग का प्रकार है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्साह विषाद मनोविकृति का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी की प्रजाति है? निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी की प्रजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, दोनों इसका मलेरिया परजीवी का प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मलेरिया किस विशिष्ट बीजाणु परजीवी के संक्रमण द्वारा जनित रोग है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। निम्न में से मच्छरों द्वारा संचारित संक्रामक रोग कौन सा है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू संक्रमण सभी मच्छरों द्वारा संचालित संक्रामक रोग है। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रेबीज के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइजा वायरस जो है यह रेबीज के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे गॉबलेट कोशिका का क्या काम है। गॉबलेट कोशिका का क्या काम है? तो श्लेष्मा का स्रावन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ में कुल कितनी मेटाकार्पल अस्थियां होती है? तो 5 मेटाकार्पल अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल का स्राविक नियंत्रण किस तंत्र द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोनॉमिक स्थाविक तंत्र के द्वारा दिल का स्राविक नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे रक्तदाता एक बार में कितनी मात्रा में खून दे सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 420 मिली एक बार में खून दे सकता है। निम्नलिखित में से कान में कौन सी हड्डी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मैलियस, इनकस, स्टेपस यह सभी कान की हड्डी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मानव कोशिका का घटक नहीं है। मानव कोशिका का घटक नहीं है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में कुल कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 55% रक्त में कुल प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र में ग्रे मैटर बना होता है। ग्रे मैटर किससे बना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल बॉडी का बना होता है। तंत्रिका तंत्र में ग्रे मैटर सेल बॉडी का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ग्लूकोमा में होता है। ग्लूकोमा में होता है क्या होगा ग्लूकोमा में? तो आईसीपी ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग इम्यूनोडिफिशियेंसी रोग होता है? निम्न में से कौन सा रोग इम्यूनोडिफिशियेंसी रोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एड्स रोग जो है यह इम्यूनोडिफिशियेंसी रोग होता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।